तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण का पूरा टॉपिक हम लोग 100 वीडियो, लगभग 90-100 वीडियो की सीरीज में कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहेगा, तो ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। पिछली 4 वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बायोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ के इंपॉर्टेंट बायोम है इसके बारे में भी जानकारी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग आज शुरू करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पहले आप तो वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो क्लास होंगे आगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र आपको बता दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। इसके बारे में पिछले क्लास में ही बात हो चुकी है। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने, किसने, A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले जो शब्द है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, उसका सबसे पहले प्रयोग किया किसने, A.G. टांसले ने किया। और ये बताया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग चीज़ें हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान को समझने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना जरूरी है। जैविक और अजैविक समुदाय को मिला करके एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा इसको कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला रहेगा प्राकृतिक प्राकृतिक पारितंत्र। पहला क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा रहेगा आपका मानव निर्मित पारितंत्र। 2 भागों में हम लोग बांट देंगे। और पारिस्थितिकी पारितंत्र को हम लोग फिर से 2 भागों में बांटेंगे, जिसको कहेंगे स्थलीय पारितंत्र और एक होगा जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे वन आ गया, घास के मैदान आ गए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आ गया, मरुस्थल आ गया, नदियां आ गई, झील आ गई, कोरल रीफ आ गया, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी आ गई। इन सबको बांटा गया प्राकृतिक पारितंत्र के स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत। और जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम लोग किसको बांटेंगे ये भी समझिएगा। जलीय पारितंत्र में आ जाएगा आपका सागरीय पारितंत्र, संक्रमणकालीन पारितंत्र और स्वच्छ जल पारितंत्र। इसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम जो बताए हैं वो है मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित पारितंत्र कौन कौन, जैसे खेत, एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब, नगरीय व औद्योगिक पारितंत्र जो होते हैं मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। कभी कभी शार्ट क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित या कृत्रिम तालाब कैसा पारितंत्र है। तो कृत्रिम तालाब एक प्रकार का मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग एक एक करके स्थलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। स्थलीय पारितंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र, यानी वनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वनों के बारे में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, वन के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है तापमान है, आर्द्रता है, मिट्टी है। ये सब क्या है, अनिवार्य तत्व है। ठीक है। वहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु और मिट्टी का जो स्वरूप होगा वो ये बताएगा कि वनस्पति का वितरण, यानी कि उस जगह पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्या है कि वन पारितंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि वन पारितंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट तो यही है, यही टॉपिक शुरू होगा और यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वन पारितंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है
उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय वन, तीसरा है शंकुधारी वन। देखिए उष्णकटिबंधीय वन आप पहला 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा हो गया शीतोष्णकटिबंधीय वन और तीसरा हो गया शंकुधारी वन। इन तीनों वनों के बारे में हम लोग अब अलग अलग से पढ़ने जा रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय वन की कंडीशन क्या होती है, उष्णकटिबंधीय वन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए पहला जो हम डिवाइड किए हैं उष्णकटिबंधीय वन को 2 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। पहला रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा रहेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक ना। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय है क्या। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, तो बीचों बीच जो रेखा जा रही है विषुवत रेखा है। ठीक ना, ये 0 डिग्री अक्षांश या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के निकट वाला जो एरिया है वहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, और वर्षा यानी कि रेन भी अधिक होती है। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पे वनों को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की कंडीशन क्या है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं और आपको बता दिया गया कि जो विषुवत रेखा है उसके यहाँ आसपास के एरिया में यानी इस एरिया में अधिक तापमान होता है और तापमान की वजह से बारिश भी अधिक होती है, तो नमी भी अधिक बरकरार रहती है। अब यहाँ पे बारिश की बात कर ली जाए तो विषुवत रेखा के निकट या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। किसी परीक्षा में पूछ लिया गया कि सदाबहार वन में औसत बारिश कितना होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत बारिश होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब बारिश अधिक हो रही है, तापमान अधिक है, आर्द्रता अधिक है, तो यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होती है, यानी अलग अलग प्रकार के ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। और इस एरिए में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मृदा होती है, लैटेराइट मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है। और आपको अच्छे से पता है कि लैटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। दोस्तों ये जो मिट्टी वाला चैप्टर आएगा, मृदा वाला, इसको हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन सी मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होगी, कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। और जरा ये देखिएगा कि जो सदाबहार वन होते हैं ना, सदाबहार वन की एक खासियत है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़मीन पर नहीं आ पाती है। सूर्य की रोशनी, जैसे जो वन होते हैं इतने घने होते हैं कि ज़मीन पे सूर्य की रोशनी नहीं आती या फिर बहुत कम आती है। उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग का मतलब कैसे, जरा समझिएगा। 3 भाग मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 3 भाग को मैं आपको 3 स्तर क्या होता है जरा देखिएगा। 3 स्तर का मतलब ये है कि सबसे बड़े वाले हिस्से में सबसे बड़े वन पाए जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में सबसे बड़े वन पाए जाते हैं, और उसके नीचे वाले हिस्से में दोस्तों ये पेन कहाँ, सबसे ऊपर वाले हिस्से, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर वाला हिस्सा 3 स्तर, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा हमने बना दिया। अब ये नीचे ज़मीन है, ठीक ना। तो सबसे ऊपर जो होते हैं बड़े पेड़ पाए जाते हैं। सबसे ऊपर कौन से पेड़ है, बड़े, फिर उसके नीचे अधिपादप यानी कि छोटे वाले पेड़ होते हैं, और सबसे नीचे लताएं होती हैं। तो इतना कठिन स्तर है जिससे कि यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जो हैं नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं या बहुत ही कम पहुँचती हैं। तो ये एक सवाल है कि आखिर क्यों सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि सूर्य की किरणें इस वजह से नहीं पहुँच पाती क्योंकि यहाँ पे वृक्षों और झाड़ियों के बहुत 3 स्तर पाए जाते हैं, जो कि सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से ढक कर रखते हैं और सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं आने देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सदाबहार की ये कंडीशन होगी, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, जैव विविधता सर्वाधिक होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष शामिल होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते। देखिए यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो महोगनी, अबूनस, रोजवुड, और भी बहुत सारी लताएं होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको कौन कौन है, महोगनी, रोजवुड और
आबुनस, ये सबसे बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और ये सबसे ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। और इसके नीचे फिर अधिपादप, फिर उसके नीचे लताएं होती हैं, फिर नीचे जमीन। तो सूर्य का प्रकाश इसी वजह से नीचे नहीं पहुंच पाता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों में प्रमुख है गैंडा, हाथी, जंगली सुअर, शेर। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार है अमेजन नदी के आसपास। अमेजन नदी कांगो बेसिन में है। अफ्रीका का गिनी बिसाऊ तट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जावा एवं सुमात्रा, इन जगहों पे इनकी अधिकता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या इस एरिया में अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों जब हम लोग ये पूरा कवर कर ले जाएंगे तो उसके बाद मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो ब्राज़ील एरिया है, ब्राज़ील में भी ये वन पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में इन वनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ब्राज़ील में इन वनों को कहा जाता है सेल्वास। क्या कहा जाता है? सेल्वास। बड़ा कई बार पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस और नाम से जाना जाता है? सेल्वास। या फिर पूछ दिया गया सेल्वास वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए हैं उसको हम लोग देख लिए। और दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दोस्तों दूसरे में हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं। पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। और पत्तियों गिराने का रीजन ये है कि जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो तेज़ी से होने लगता है। तो पत्तियां गिरा देने की वजह से जो पेड़ों के अंदर पानी रहता है वो कम तेज़ी से वाष्पित होता है। और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से कम होती है। कहाँ पे? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वो सागवन है, शीशम है, साल है, वारा इत्यादि, ये सब क्या है? प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष में सागवन, शीशम, साल और ये बांस। बांस भी एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष है। और इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? विस्तार देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में है, भारत में पाए ही जाते हैं, ब्राज़ील में, मध्य और दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरे टाइप का वन है, जो दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे वनों का, उसमें है शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन। शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन। और इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन क्या होते हैं। मध्य अक्षांशीय तो समझ ही रहे होंगे कि मध्य अक्षांश में स्थित होंगे, ठीक ना। देखिए इन वनों को क्या कहा जाता है? इन्हें मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन भी कहते हैं। और इनको बांटा जो गया 3 कैटेगरियों में, इनको भी बांट के हम लोग पढ़ेंगे। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन, ठीक ना। इन 3 भागों में बांटकर इन वनों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार का मतलब होता है वर्ष भर हरे भरे जो वन होते हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, ठीक ना। कौन कौन से यहाँ पे वन पाए जाते हैं? जो उपोष्ण क्षेत्र होते हैं, थोड़ा गर्मी और ठंडी से मिश्रित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे महाद्वीप के जो पूर्वी भाग होते हैं, पूर्वी तटीय भागों में वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। जो वर्षा वन होते हैं इनको इसके अंतर्गत यानी कि मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। कौन कौन सा? लॉरेल है, मैग्नोलिया है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस की तो पत्तियां बहुत चौड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यूकेलिप्टस एक प्रकार का सदाबहार वन है जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका विस्तार है आपका दक्षिणी चीन में है, जापान में है, दक्षिणी ब्राज़ील में है और दक्षिण पूर्व यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विस्तार मिलता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा है वो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु आने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी कंडीशन अलग है दोस्तों। मानसूनी वनों के विपरीत इनकी पत्तियां शीत ऋतु में गिरती हैं। किस ऋतु में गिरती हैं? शीत ऋतु में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? ठंड से बचने के लिए शीत ऋतु में पत्तियां इनकी गिर जाती हैं। और इन वनों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है पॉड जाल मिट्टी, ठीक ना। और यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं? तो यहाँ पे वालनट,
मैपल, एस, चेस्टनट और बीच ये वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वालनट, मैपल, एस, चेस्टनट, बीच। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इसका विस्तार कहाँ है, तो दोस्तों इसका विस्तार देख लीजिएगा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में होगा, दक्षिणी चिली में होगा इन सब का विस्तार। तो इसका विस्तार एक बार देख लेते हैं। देखिए इन वनों का विस्तार है उत्तरी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी चिली में, इनका ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अक्षांशीय वन है उसमें तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं भूमध्य सागरी वन। भूमध्य सागरीय वन किसे कहते हैं, पहले तो इसका विस्तार देख लेते हैं। मध्य अक्षांशों से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार होता है और यहाँ पे वर्षा जाड़ों में होती है। और इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, कारक है, जैतून है, पाइप है। कारक है, जैतून है, पाइप है, ये भूमध्य सागरीय वन के वृक्ष हैं। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात की भूमध्य सागरीय वनों में रसदार फलों की अधिकता होती है। कैसे फल, रसदार फल में कौन कौन सा, अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार व नाशपाती के लिए जाना जाता है इन वनों को। कौन से वन है ये, भूमध्य सागरीय वनों में रसदार फलों की अधिकता होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से वन क्षेत्र में रसदार फल बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, तो वो आपका होगा भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र में। और साथ ही साथ यहाँ पे रसदार फल हैं तो वहाँ पे रंग बिरंगे पक्षी भी होंगे और सुगंधित जड़ी बूटियों की अधिकता है। और इन वनों को वांजवन या चैपरेल भी कहते हैं। देखिए ये दो नाम याद रखिएगा, वांजवन या चैपरेल किसे कहते हैं, तो जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं उन्हें वांजवन या चैपरेल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जैसे किया था कि स्थलीय पारितंत्र में वन पारिस्थितिकी तंत्र को उष्णकटिबंधीय वन में बांट दिया था, और उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन, और तीसरा हम लोग बांटे थे शंकुधारी वन या टैगा वन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शंकुधारी वन या टैगा वन के बारे में कि शंकुधारी वन या टैगा वन के बारे में कौन कौन सी कंडीशन है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पेज पे, ध्यान दीजिएगा। शंकुधारी वनों की सबसे खास बात यह है कि इनके वृक्ष कोणधारी होते हैं, यानी कि इस रूप में होते हैं, कोणधारी होते हैं। इनकी पत्तियां भी नुकीली नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन यह है कि अगर नुकीली पत्तियां हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और दूसरी बात जब बर्फबारी होगी तो वो बर्फ इन पत्तियों पे कम रुकेगी या नहीं रुकेगी। ठीक ना, तो इस वजह से यहाँ की पत्तियां नुकीली होती है शंकुधारी वन या टैगा वन की। ठीक, इन वनों का जो विस्तार है, शंकुधारी वनों का जो विस्तार है वो सभी वन क्षेत्रों से सर्वाधिक है, यानी कि मध्य अक्षांशीय वन या फिर अक्षांशीय वन का लिया जाए या फिर उष्णकटिबंधीय वन का लिया जाए, उन सब वनों से अधिक में कौन विस्तार है, किसका विस्तार है, तो शंकुधारी वनों का या टैगा वनों का विस्तार है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनका विस्तार अधिक है, लेकिन यहाँ पे विविधता और उत्पादकता सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, शीत ऋतु बहुत लंबी होती है, शीत ऋतु बहुत लंबी होती है, वर्षा भी अच्छी होती है, बर्फबारी भी होती है, लेकिन इन सब वजहों से यहाँ पे जीव जंतु कम पाए जाते हैं और इस वजह से उत्पादकता भी सबसे कम होती है। हालांकि विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, लेकिन उत्पादकता क्या है, सबसे कम होती है। यहाँ पे मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, इन वनों से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, और पॉटजाल मिट्टी यहाँ पर भी होती है, लेकिन अम्लीय नेचर की होती है पॉटजाल मिट्टी। और इसके प्रमुख वृक्ष हैं चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस, ये सब यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। दोस्तों क्लियर हुआ यहाँ तक। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं शंकुधारी वनों में या टैगा वनों में, जो प्रमुख जीव है वो है लोमड़ी मिंक या फिर समूर या फिर साइबेरियन क्रेन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन किस एरिया में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन या टैगा वनों में साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। या ऐसे ही याद रखिएगा कि साइबेरियन क्रेन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। वृक्ष जो है नुकीले होते हैं, कोणधारी होते हैं, शंकु की तरह बनते हैं। शंकु ऐसे ही बनेगा ना, शंकु की तरह जो वृक्ष बनते हैं तो इन्हें कहते हैं शंकुधारी या फिर टैगा वन वृक्ष। इनका विस्तार कहाँ होता है, देखिए विस्तार तो सबको ही पता होगा कहाँ है, जो आर्कटिक वृत्त है, यानी कि पृथ्वी का ये वाला जो आर्कटिक वृत्त वाला हिस्सा है वहाँ पे, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इनका विस्तार है। साथ ही साथ विस्तार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ऊंचे पर्वतों पर भी मिलते हैं। ऊंचे पर्वत, जो पर्वत ऊंचे हैं वहाँ पे बर्फबारी अधिक होती है। बर्फबारी अधिक होने की वजह से वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग बांटे हैं घास पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में हम लोग डिवाइड किए हैं, पहला वन, दूसरा घास के मैदान या फिर घास पारितंत्र किसे कहते
है। तो चलिए देखो, घास पारतंत्र की खास बात यह है कि ये घास तो सभी लोग जानते हैं क्या होती है, एक प्रकार की वृक्षहीन शाकीय पौधे होते हैं। वृक्षहीन शाकीय पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, घास कहते हैं। तो इसमें बहुत एक एक नंबर के बड़े क्रूशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, या फिर बीईओ के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में पीसीएस रैंक में भी पूछे गए हैं। तो देखिए, घास मैदान में जो औसत वार्षिक वर्षा है ना, वो 20 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 20 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। और इन्हें सवाना पारतंत्र भी कहते हैं। कौन सा पारतंत्र, सवाना पारतंत्र भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस स्थान पे घास के मैदान का नाम कैसा होता। जैसे एक तरफ मैंने लिखा है स्थान और एक तरफ है घास के मैदान, ठीक ना। थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ, स्थान और घास के मैदान। देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसका नाम है प्रेयरी। क्या नाम है, प्रेयरी। और यूरेशिया में जो घास का मैदान है उसको कहते हैं स्टेपिज। अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसको कहते हैं सवाना। और दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे कहते हैं पंपास, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ठीक। यूरेशिया में स्टेपिज और अफ्रीका में इसको कहते हैं सवाना, ठीक। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं दोस्तों। और इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इसी घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स। दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं, वेल्ड। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, कैंटरबरी। हंगरी में क्या कहते हैं, पुस्टाज। और ब्राज़ील में इसे कहते हैं कैंपोश। ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्टाज और ब्राज़ील में कहेंगे कैंपोस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घास का मैदान अगर है तो वहाँ पे सांप यानी कि रेंगने वाले जीव और कीट बहुत बड़ी आबादी में होंगे, काटने वाले भी छोटे जीव होते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ पर घास पारतंत्र अनुपस्थित है, किस एरिए में घास पारतंत्र नहीं है, तो अंटार्कटिका में घास पारतंत्र अनुपस्थित है। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो अगला हमारा तंत्र है मरुस्थलीय पारतंत्र। ये सब स्थलीय वाले का हिस्सा है। स्थलीय वाले में जिसको हम लोग वन पारतंत्र, घास के मैदान और मरुस्थल और टुंड्रा, ये सब हम लोगों को इसी में देखना है, ठीक है। तो मरुस्थलीय पारतंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय पारतंत्र की सबसे खास बात ये होगी कि यहाँ पे बारिश कम होती है। मरुस्थल में बारिश क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आर्द्रता की यानी नमी की कमी होती है। और जो पूरी पृथ्वी है उसका 1/7 भाग मरुस्थल घेरे हुआ है। और यहाँ पे जो कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे नागफनी हुआ, बबूल हुआ, यूर्जोबिया हुआ। नागफनी बबूल तो आप जानते हैं, एक नाम मैंने नया बताया, यूर्जोबिया। यूर्जोबिया मरुस्थल में उगने वाला एक कांटे की तरह दिखने वाला वृक्ष है, ठीक ना। और भारत में जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को ही भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल को भारत का महान मरुस्थल पाया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ। मरुस्थल में देखिए, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे कैक्टी हुआ, कैक्टी एक पौधा, याद रखिएगा, कैक्टी मरुस्थल में उगने वाला एक पौधा है। कैक्टी कांटेदार होता है। कैक्टी ये पानी को संचित रखता है, यानी पानी को स्टोर करके रखता है। तो कौन सा पौधा पानी को स्टोर करके रखता है, तो मरुस्थल में पाया जाने वाला कैक्टी पौधा है जो पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक ना। देखिए, भारतीय मरुस्थल में पक्षियों और स्तनधारियों की कई संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय मरुस्थल में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो संकट की अवस्था में, जैसे जंगली गधा है, चमगादड़ है, सल्की चोटीखोर है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, भारतीय गेजल है, 4 सिंग वाले हिरन, ग्रेट इंडियन बर्ड, सारस तथा ब्लैक बाक। ये सब भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षियों की और स्तनधारियों की प्रजातियां हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे ही बात कर ली जाए कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो होता है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है कौन सा, सहारा रेगिस्तान, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पारतंत्र है वो है टुंड्रा पारतंत्र। टुंड्रा पारतंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, टुंड्रा का शब्द का क्या अर्थ होता है। टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, बंजर है, उसे हम लोग टुंड्रा पारतंत्र के बारे में रखेंगे, उस भाग में रखेंगे। टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं आर्कटिक टुंड्रा और एक को कहते हैं अल्पाइन टुंड्रा। क्या कहते हैं, आर्कटिक टुंड्रा
और फिर अल्पाइन टुंड्रा, ये 2 प्रकार के भाग हैं। देखिए टुंड्रा में सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, अभाव होता है। जो टुंड्रा पारतंत्र है वहाँ पे सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि सूर्य के प्रकाश का यहाँ पे अभाव होता है, और यहाँ पे जो जमीन होती है वो लंबे लंबे समय तक क्या होती है, बर्फ़ से ढकी रहती है। 8 से 10 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है। और जो विकास, बृहस्पति को विकास का समय मिलता है वो 50 दिन से भी कम होता है। ठीक ना, तो एक शब्द याद रखिएगा, परमाफ्रॉस्ट। क्या, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ज़मीन है और ये ज़मीन 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक बर्फ़ से ढकी है, हिमीकृत है, तो उसे हम लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक ना, परमाफ्रॉस्ट शब्द याद रखिएगा। और इसका विस्तार कहाँ है भाई, उत्तरी कनाडा में है, अलास्का में है। जो अमेरिका और कनाडा के ऊपर वाला हिस्सा है अलास्का, यूरोपीय रूस में है, आर्कटिक महासागर साइबेरिया व आर्कटिक महासागर में इसका विस्तार है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर देखिए अंटार्कटिक है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक बहुत छोटा टुंड्रा प्रदेश है। क्यों, क्योंकि इसका जो अंटार्कटिक का अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ होता है, इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ होता है। अब हम देख लेते हैं कि टुंड्रा पादप कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे हैं, देखिए बच्चों, एक है कारिबोमोस, पास्क्यूफल, बियरबेरी गुच्छेदार, बियरबेरी और गुच्छेदार सैक्सीफेज। 4 वृक्षों का नाम मैं आपको बताया, कारिबोमोस, मास्क्यूफल, बियरबेरी और गुच्छेदार सैक्सीफेज। जरा इसका चित्र भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका आर्कटिक दलदल है। क्या है, आर्कटिक दलदल वाला एरिया है। और यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्शन, ये कारिबोमोस है। और ये वाला है बड़ा सुंदर खूबसूरत सा फूल है, पास्क्यू फूल कहते हैं, और इसको कहते हैं गुच्छेदार सैक्सीफेज। और ये है बियर बेरी। क्या सुंदर सुंदर दिख रहा है, ये तो बहुत ही शानदार दिख रहा है, बियर बेरी है। ठीक ना, ये वहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख, यानी टुंड्रा भागों में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं टुंड्रा जंतु कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टुंड्रा जंतुओं में आपको मिलेगा, जैसे एक आर्कटिक लोमड़ी मिलती है, कारिबो एक जंतु है, मस्करा बत्तख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्करा बत्तख टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाने वाला एक बहुत अजीब सी बत्तख है। कस्तूरी बैल है, अभी तक हम लोग कस्तूरी मृग ही जानते थे, लेकिन ये अब जान लीजिए कस्तूरी बैल भी एक होता है। कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाने वाला जंतु है। बर्फ उल्लू होता है, ध्रुवी आलू होता है। ठीक है, जरा इसका भी चित्र हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सा चित्र इसमें आएगा। ये आपका देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये आर्कटिक लोमड़ी, ये चालाक चतुर लोमड़ी, कारिबू है ये। ठीक ना, ये देखिए मस्करा बत्तख, नाव की तरह दिखने वाली एक बत्तख है मस्करा बत्तख। और ये रहा बड़े बड़े बालों वाला कस्तूरी बैल, ये रहा बर्फ उल्लू, और ये रहा ध्रुवी भालू। ठीक है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से जंतु हैं। और बस इसके बाद आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।